इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक बात अपने आप से ईमानदारी से पूछो। क्या तुम्हें लगता है कि अच्छा बनने से तुम सुरक्षित रहते हो? क्या तुम्हें ये सिखाया गया कि दयालु रहो, लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ईमानदार बनो, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। उदार रहो, लोग तुम्हारे वफादार रहेंगे। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो आज तुम्हारी सोच की नींव हिलने वाली है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक झूठ है। अच्छा होना सुरक्षित होना नहीं है। अच्छाई कोई कवच नहीं है, ये अक्सर एक खुला न्योता होती है। दुनिया अच्छाई को वैसे नहीं पढ़ती जैसे तुम पढ़ते हो। तुम इसे नैतिकता समझते हो, दुनिया इसे संकेत यानी सिग्नल समझती है। और जब तुम लगातार अच्छा व्यवहार दिखाते हो, तो दुनिया एक बात नोट कर लेती है, ये इंसान पलटवार नहीं करेगा। यहीं से कहानी बदल जाती है। सबसे पहले ये समझो कि सम्मान और दया एक चीज नहीं है। दयालु लोग पसंद किए जाते हैं, सम्मानित लोग सीमाएं बनाते हैं, और समाज को सीमाएं पसंद नहीं आती, लेकिन वो उन्हीं के आगे झुकता है। जब तुम हर बार समझौता करते हो, हर बार चुप रहते हो, हर बार खुद को पीछे रखते हो, तुम अनजाने में एक घोषणा कर देते हो। तुम कहते हो, मेरी कीमत नेगोशिएबल है। दुनिया इसे सुन लेती है। ऑफिस में वही कर्मचारी क्यों सबसे ज्यादा दबाया जाता है जो सबसे ज्यादा मेहनती और मददगार होता है? क्यों वही व्यक्ति हर अर्जेंट काम के लिए चुना जाता है? क्यों वही देर तक रुकता है, एक्स्ट्रा काम करता है, बिना सवाल किए एडजस्ट करता है? क्योंकि उसने ये सिखा दिया कि उससे कितना लिया जा सकता है। वो कमजोर नहीं है, वो सक्षम है, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे प्रेडिक्टेबल बना दिया है, और प्रेडिक्टेबिलिटी शक्ति का दुश्मन है। एक कठोर सच्चाई सुनो, लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करते, वे उसकी सीमा का सम्मान करते हैं। अगर सीमा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। जब कोई व्यक्ति कभी ना नहीं कहता, तो उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं बचती, और जब हाँ सस्ती हो जाती है तो इंसान भी सस्ता हो जाता है। एक पुराने राजनीतिक चिंतक ने सदियों पहले एक बात समझ ली थी, दुनिया भेड़ों और भेड़ियों से नहीं चलती, ये उन लोगों से चलती है जो जानना सीख जाते हैं कि कब भेड़ दिखना है और कब शेर। जो इंसान हर समय भेड़ बना रहता है, वो शांति नहीं पाता, वो शिकार बनता है। अब यहाँ एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। ये बात बुरी नहीं है कि तुम अच्छे हो, ये खतरनाक है कि तुम बिना रणनीति के अच्छे हो। बिना रणनीति की अच्छाई वैसी ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी। इरादा अच्छा है, लेकिन अंत तय है। सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो हमेशा सबकी मदद करता है, सबके लिए उपलब्ध रहता है, हर कॉल उठाता है, हर अनुरोध मान लेता है। शुरुआत में लोग उसे फरिश्ता कहते हैं, कुछ समय बाद लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, और अंत में लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। और अगर वो एक दिन थक कर मना कर दे, तो वही फरिश्ता अचानक सेल्फिश यानी स्वार्थी बन जाता है। यही है अच्छाई का पहला छुपा हुआ नुकसान। दुनिया न्याय नहीं करती, दुनिया प्रतिक्रिया देती है। अगर तुम प्रतिक्रिया के लिए हमेशा उपलब्ध हो, तो तुम्हें रिसोर्स समझा जाएगा, रिलेशन नहीं। एक और सच्चाई जो अक्सर छुपती है, अच्छे लोग अक्सर नेता नहीं बनते, वे सहायक बनते हैं। क्योंकि नेतृत्व के लिए सिर्फ दया नहीं, दिशा चाहिए, और दिशा देने के लिए टकराव जरूरी होता है। टकराव से बचने वाला इंसान कभी दिशा तय नहीं करता। जब तुम हर बार झुकते हो, तो लोग ये नहीं सोचते कि तुम कितने महान हो, वे ये सोचते हैं कि तुम्हें कितना और झुकाया जा सकता है। ये इंसानी स्वभाव है, दुष्टता नहीं। इंसान वही करता है जिसकी उसे अनुमति मिलती है। यहाँ एक छोटी लेकिन गहरी बात समझो, दुनिया अच्छाई को इनाम नहीं देती, दुनिया ताकत को निगोशिएट करती है। और ताकत का मतलब क्रूरता नहीं है, ताकत का मतलब है तुम्हारे पास विकल्प है। जिसके पास विकल्प नहीं, वो मजबूरी में अच्छा होता है, और मजबूरी की अच्छाई को कोई सम्मान नहीं देता। यही कारण है कि बहुत से अच्छे लोग भीतर से कड़वे हो जाते हैं। उन्होंने दिया, उन्होंने सहा, उन्होंने समझौता किया, लेकिन उन्हें कभी वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। और धीरे धीरे अच्छाई थकान में बदल जाती है, थकान गुस्से में, और गुस्सा खुद से नफरत में। ये वीडियो तुम्हें बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा, ये तुम्हें जागरूक बनने के लिए कह रहा है। अच्छाई तब तक खूबसूरत है जब तक वो तुम्हारी पसंद है, मजबूरी नहीं। याद रखो, जो इंसान कभी खड़ा नहीं होता, उस पर बैठना दुनिया को गलत नहीं लगता। अब इस भाग को यहीं रोकते हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस जाल की जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे लोग फंसते हैं, उदारता यानी जेनरोसिटी का जाल, और क्यों ज्यादा देना अक्सर कम सम्मान पैदा करता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रुकाव। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है,
अगर ये तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है तो समझो ये काम कर रही है। अगर इस कंटेंट ने तुम्हारी सोच को थोड़ा भी चुनौती दी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं अंधी अच्छाई नहीं रणनीतिक अच्छाई चुनता हूं। जब तुम तैयार हो तो हम पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। भाग 2, उदारता का जाल और कृतज्ञता का भ्रम। अब उस जगह पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा अच्छे लोग टूटते हैं। यहाँ लोग खुद को दोषी मानते हैं और दुनिया को निर्दोष। यहाँ उन्हें लगता है कि गलती उनकी नीयत में थी, जबकि असल गलती उनकी समझ में थी। ये हिस्सा उदारता यानी जेनरोसिटी के बारे में है। समाज ने हमें सिखाया कि जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें चाहेंगे, जितना ज्यादा मदद करोगे उतनी ज्यादा वफादारी मिलेगी। लेकिन हकीकत इससे ठीक उल्टी है। ज्यादा देना अक्सर सम्मान नहीं, आदत पैदा करता है, और आदत कभी कृतज्ञ नहीं होती। पहली बार जब तुम किसी की मदद करते हो तो वो आभारी होता है, दूसरी बार धन्यवाद कहता है, तीसरी बार मुस्कुरा देता है, चौथी बार उसे ये सामान्य लगने लगता है, पांचवी बार वो इसे अपना हक मान लेता है, और छठी बार अगर तुम मना कर दो तो वही इंसान तुम्हें स्वार्थी यानी सेल्फिश कह देता है। यहाँ कोई दुष्टता नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान है। इंसान अच्छी चीजों का आदी हो जाता है। जो कभी खास था वो धीरे धीरे अपेक्षित बन जाता है। इस प्रभाव को मनोविज्ञान में कहते हैं हेडोनिक अडैप्टेशन यानी सुख की आदत। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग मानवीय हैं। वे आज के अनुभव के आधार पर कल की उम्मीद तय करते हैं, और जब तुम लगातार उदार रहते हो तो तुम उनकी उम्मीदों की सीमा ऊपर खिसका देते हो। अब समस्या ये नहीं रहती कि तुम कितना दे रहे हो, समस्या ये बन जाती है कि तुम कब देना बंद करोगे। यहीं से उदारता जाल बन जाती है। तुम देना बंद नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम्हारी पहचान ही देने वाले की बन चुकी है। अगर तुम रुकते हो तो लोग तुम्हें बदलता हुआ कहते हैं, अगर तुम थकते हो तो लोग तुम्हें नकारात्मक कहते हैं, और अगर तुम अपनी ज़रूरत देखो तो लोग कहते हैं कि तुम्हें पहले जैसा नहीं रहना चाहिए था। ये वो क्षण है जब बहुत से अच्छे लोग भीतर से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ सही किया, फिर भी उन्हें दोष क्यों मिल रहा है। सोचो ऑफिस के उस व्यक्ति के बारे में जो हमेशा बिल उठा लेता है। शुरू में लोग उसकी तारीफ करते हैं, बाद में लोग चुपचाप मान लेते हैं कि वही देगा, और जिस दिन वो नहीं देता उसी दिन लोग फुसफुसाने लगते हैं। या उस दोस्त के बारे में जो हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहता है। शुरू में सब कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, कुछ समय बाद सब कहते हैं अरे वो तो है ही, उसी से करवा लेंगे। और जिस दिन वो मना कर दे उसी दिन उसे अनरिलायबल कहा जाता है। यहां एक कड़वी सच्चाई है, लोग 9 बार की मदद नहीं गिनते, वे सिर्फ उस एक बार को गिनते हैं जब तुमने मना किया। लगातार उदारता अदृश्य हो जाती है, सीमा दिखते ही सब कुछ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि बहुत से अच्छे लोग कहते हैं मैंने इतना किया फिर भी लोग कदर नहीं करते। नहीं, वे कदर नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अपनी मदद को बहुत सस्ता कर दिया। एक पुराने यथार्थवादी चिंतक ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी कि फायदे धीरे धीरे दिए जाने चाहिए, क्योंकि कमी यानी स्कैरसिटी मूल्य बनाती है और बहुतायत यानी अबंडेंस मूल्य खत्म कर देती है। ये बात सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होती, ये समय, ध्यान, मदद और भावनात्मक समर्थन पर भी लागू होती है। जो चीज हर समय उपलब्ध हो उसकी कीमत शून्य हो जाती है। यहीं पर एक भ्रम पैदा होता है जिसे कृतज्ञता का भ्रम कहा जा सकता है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा देंगे लोग उतने ज्यादा आभारी होंगे, लेकिन असल में जितना ज्यादा देते हो उतनी ज्यादा अपेक्षाएं पैदा होती हैं, और अपेक्षा कभी धन्यवाद नहीं करती, वो सिर्फ मांग करती है। अब यहाँ एक जरूरी रुकाव आता है। अगर तुम अभी तक खुद को कई उदाहरणों में पहचान पा रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी ही कहानी है, तो ये संयोग नहीं है। अगर ये कंटेंट तुम्हें आईना दिखा रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हें सिर्फ समझ नहीं देगा, तुम्हें बचने का तरीका भी देगा। आगे बढ़ते हैं। उदारता का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, असली नुकसान ये है कि तुम खुद को खत्म कर देते हो। हर बार जब तुम बिना सोचे हाँ कहते हो, तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने फोकस को खर्च करते हो, और ये संसाधन सीमित है, लेकिन अच्छे लोग इन्हें अनंत समझकर बांटते रहते हैं। फिर एक दिन वे थक जाते हैं, और थका हुआ इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपनी भी नहीं। जिंदगी हवाई जहाज की तरह है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। लेकिन अच्छे लोग उल्टा करते हैं, वे पहले सबको बचाने लगते हैं और खुद बेहोश हो जाते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं कि कोई उनके लिए नहीं था। लेकिन सच ये है
कि उन्होंने कभी किसी को मौका ही नहीं दिया कि वे खुद कुछ करें। जब तुम हर समस्या का समाधान बन जाते हो तो तुम दूसरों की क्षमता मार देते हो। लोग सीखते नहीं क्योंकि तुम हमेशा मौजूद हो, और जब तुम हटते हो तो वे तुम्हें दोष देते हैं, अपनी निर्भरता को नहीं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा नाराज लोग अक्सर सबसे अच्छे लोग होते हैं। उन्होंने बहुत दिया लेकिन उन्होंने कभी सीमा नहीं बनाई, और बिना सीमा की उदारता अंततः आत्मघात बन जाती है। अब ये समझना जरूरी है कि रणनीतिक उदारता क्या होती है। रणनीतिक उदारता का मतलब ये नहीं कि तुम कम दोगे, इसका मतलब है कि तुम सोच कर दोगे। हर किसी को थोड़ी मदद देने के बजाय कुछ लोगों को सार्थक मदद देना। हर समय उपलब्ध रहने के बजाय सही समय पर उपलब्ध रहना। हर बार हाँ कहने के बजाय उन चीजों के लिए हाँ कहना जो तुम्हारे मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाती हों। रणनीतिक उदारता तुम्हारी मदद को मूल्यवान बनाती है क्योंकि अब वो दुर्लभ होती है, और जो दुर्लभ होता है वही सम्मान पाता है। याद रखो, लोग उस व्यक्ति की ज्यादा कदर करते हैं जो चुनता है, उस व्यक्ति की नहीं जो बिखरता है। जब तुम चुनते हो तुम दिखाते हो कि तुम्हारे पास नियंत्रण है, और नियंत्रण ही सम्मान की जड़ है। इस भाग का सार एक वाक्य में समझो। उदारता तब तक गुण है जब तक वो तुम्हें कमजोर नहीं बना रही। जिस दिन वो तुम्हें थका दे उस दिन वो गुण नहीं जाल बन जाती है। अगले भाग में हम उस सबसे असहज सच्चाई पर बात करेंगे जिसे समाज खुलकर स्वीकार नहीं करता। क्यों अच्छाई अक्सर दिखावे में ज्यादा काम करती है, और क्यों असली शक्ति हमेशा सतह के नीचे छुपी होती है। वहां हम समझेंगे छवि यानी इमेज और वास्तविक नियंत्रण के बीच का फर्क, और वहीं से ये कहानी और गहरी होने वाली है। भाग 3, पवित्रता का मुखौटा और शक्ति की गणित। अब हम उस सच्चाई पर आते हैं जिसे ज्यादातर लोग महसूस तो करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। समाज सच्चाई से नहीं चलता, समाज दिखावे से चलता है। लोग ये नहीं देखते कि तुम असल में कैसे हो, वे ये देखते हैं कि तुम कैसे दिखाई देते हो। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छे होते हुए भी कमजोर समझे जाते हैं, और बहुत से लोग कठोर होते हुए भी शक्तिशाली माने जाते हैं। यहाँ नैतिकता नहीं, धारणा काम करती है। इस दुनिया में अच्छाई दो तरह की होती है, एक वो जो भीतर होती है और दूसरी वो जो दिखाई जाती है। जो लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं वे अक्सर नुकसान उठाते हैं, क्योंकि असली नियंत्रण हमेशा सतह के नीचे रहता है। ऊपर जो दिखता है वो सिर्फ मुखौटा होता है। यही वो जगह है जहां पवित्रता का मुखौटा काम करता है। इसका मतलब झूठा या नकली बनना नहीं है। इसका मतलब ये समझना है कि हर भावना, हर इरादा, हर ताकत सार्वजनिक करने की चीज नहीं होती। जो इंसान अपनी पूरी नरमी, अपनी पूरी दया, अपनी पूरी कमजोरी सबके सामने खोल देता है वो अनजाने में खुद को नंगा कर देता है, और नंगी सच्चाई इस दुनिया में सुरक्षा नहीं देती। इतिहास में जिन लोगों को हम सफल कहते हैं, क्या वे सच में हर किसी के लिए दिल से अच्छे थे? नहीं, वे समझदार थे। वे जानते थे कि कब मुस्कुराना है और कब चुप रहना है, कब दया दिखानी है और कब कठोर निर्णय लेना है। वे जानते थे कि अच्छाई अगर हर समय दिखा दी जाए तो उसकी धार कुंद हो जाती है। यहाँ एक कड़वी बात समझो, लोग तुम्हारे इरादों को नहीं देखते, वे तुम्हारे फैसलों को देखते हैं, और फैसले वही प्रभाव डालते हैं जिनके पीछे शक्ति होती है। अगर तुम्हारे फैसलों में कोई कीमत नहीं है तो लोग उन्हें हल्के में लेते हैं, और कीमत तब होती है जब तुम मना कर सकते हो। जो इंसान कभी मना नहीं करता उसके हाँ में डर नहीं होता, और जहाँ डर नहीं वहाँ सम्मान नहीं। यहीं से शक्ति की गणित शुरू होती है। शक्ति का मतलब दबाव नहीं है। शक्ति का मतलब ये है कि तुम्हारे पास संसाधन सीमित है और तुम उन्हें कैसे खर्च करते हो। तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारा ध्यान सीमित है, लेकिन अच्छे लोग इन्हें ऐसे खर्च करते हैं जैसे ये कभी खत्म नहीं होंगे। वे हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, हर बात सुनते हैं, हर समस्या उठाते हैं, और फिर एक दिन खुद को खाली पाते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा हर जगह बांट देते हो तो तुम्हारे पास खुद को बनाने के लिए कुछ नहीं बचता, और बिना खुद को मजबूत बनाए तुम किसी को ऊपर नहीं उठा सकते। यही कारण है कि बहुत से अच्छे लोग धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाते हैं। उनके पास न शक्ति बचती है न प्रभाव, सिर्फ थकान बचती है। शक्ति की गणित बहुत सरल है। जो तुम दूसरों पर खर्च करते हो वो खुद से कटता है। ये स्वार्थ नहीं है, ये गणित है, और जो इस गणित को नहीं समझता वो अंततः कर्ज में चला जाता है। भावनात्मक कर्ज, समय का कर्ज, ऊर्जा का कर्ज। एक उदाहरण सोचो, एक व्यक्ति है जो हर मीटिंग में सबकी बात मान लेता है। वो टकराव से बचता है,
उसे लगता है कि इससे शांति बनी रहेगी। लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति निर्णयहीन माना जाने लगता है। लोग उसकी बात सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, क्योंकि उसने कभी अपनी बात के लिए कीमत नहीं चुकाई। इसके उलट वो व्यक्ति जो कभी कभी कठोर दिखता है, जिसकी सीमाएं स्पष्ट हैं, जिसकी हाँ चुनिंदा है, उसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उसके शब्द सस्ते नहीं हैं। अब यहाँ एक ज़रूरी रुकाव है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हिस्सा तुम्हारी ज़िंदगी के कई रिश्तों और परिस्थितियों पर लागू होता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने भी अपनी छवि को बहुत खुला छोड़ दिया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे का हिस्सा सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, समाधान भी देगा। आगे बढ़ते हैं। पवित्रता का मुखौटा असल में ये सिखाता है कि हर समय सच्चा दिखना ज़रूरी नहीं है, हर समय सच्चा होना ज़रूरी है। अंतर समझो, सच्चा होना अंदर की स्थिति है, सच्चा दिखना बाहरी रणनीति। दोनों को मिलाना खतरनाक हो सकता है। जब तुम अपनी पूरी ईमानदारी हर किसी पर खर्च करते हो तो लोग उसकी कद्र नहीं करते, वे उसकी परीक्षा लेते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग अपनी अच्छाई को परतों में रखते हैं। वे पहले देखते हैं कि सामने वाला क्या करता है, वे प्रतिक्रिया देते हैं लेकिन तुरंत नहीं, वे मदद करते हैं लेकिन हर बार नहीं, और इसी चयन से उनकी छवि बनती है। छवि कोई झूठ नहीं है, छवि एक फिल्टर है। ये तय करता है कि कौन तुम्हारे पास आएगा और कौन दूर रहेगा। अगर तुम्हारी छवि बहुत नरम है तो शोषक लोग आकर्षित होंगे। अगर तुम्हारी छवि बहुत कठोर है तो सहयोगी दूर हो जाएंगे। संतुलन ही असली बुद्धि है। अब समझो कि शक्ति क्यों सतह के नीचे रहती है। असली ताकत चिल्लाती नहीं, वो मौजूद रहती है। जैसे शेर को अपनी ताकत साबित करने के लिए हर समय दहाड़ने की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। लेकिन जो हर समय दहाड़ता है वो अक्सर अपनी कमजोरी छुपा रहा होता है। अच्छे लोग अक्सर उल्टी गलती करते हैं। वे अपनी कमजोरी सबके सामने रख देते हैं और अपनी ताकत छुपा लेते हैं। समझदार लोग इसके उलट करते हैं। वे अपनी ताकत को शांत रखते हैं और अपनी दया को नियंत्रित। यहीं से सम्मान पैदा होता है। इस भाग का सार ये है, अच्छाई को दिखाना और अच्छाई को इस्तेमाल करना दो अलग चीजें हैं। जो ये फर्क नहीं समझता वो या तो इस्तेमाल होता है या अकेला रह जाता है। जो ये फर्क समझ लेता है वो बिना क्रूर बने शक्तिशाली बन जाता है। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे उस प्रश्न की जिसका जवाब हर इंसान जानना चाहता है। अंत में क्या मायने रखता है? इरादे या नतीजे, अच्छा दिखना या टिके रहना, और कैसे रणनीतिक अच्छाई ही वो रास्ता है जो तुम्हें सम्मान, प्रभाव और विरासत तीनों देता है। वहीं ये पूरी श्रृंखला अपने सबसे कठोर लेकिन सबसे उपयोगी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। भाग 4, नतीजे, विरासत और रणनीतिक अच्छाई। अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं। यहां से पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि यहां एक सीधा सवाल सामने आता है, आखिर में दुनिया किसे याद रखती है? उस इंसान को जो बहुत अच्छा था या उस इंसान को जिसने असर डाला? ये सवाल भावनात्मक नहीं है, ये ऐतिहासिक है। दुनिया इरादों को नहीं, नतीजों को याद रखती है। तुम्हारे दिल में कितनी शुद्ध भावना थी, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे फैसलों से कुछ बदला नहीं। इतिहास उन लोगों को नहीं लिखता जो सिर्फ सही महसूस करना चाहते थे। इतिहास उन लोगों को लिखता है जिन्होंने कठिन निर्णय लिए, भले ही वे उस समय अच्छे ना लगे हों। यही वो जगह है जहां बहुत से अच्छे लोग चूक जाते हैं। वे अच्छे दिखने को अच्छाई समझ लेते हैं, वे पसंद किए जाने को प्रभाव समझ लेते हैं। वे टकराव से बचने को शांति मान लेते हैं, लेकिन शांति और स्थिरता एक चीज नहीं है। स्थिरता अक्सर जड़ता बन जाती है। सोचो एक माता पिता के बारे में जो हर बार बच्चे को वही देता है जो वो चाहता है। बाहर से वो बहुत दयालु लगता है, लेकिन भीतर से वो बच्चे को कमजोर बना रहा होता है। इसके उलट वो माता पिता जो सीमाएं तय करता है, जो कभी कभी ना कहता है, जो अनुशासन लाता है, बाहर से कठोर लगता है लेकिन असल में भविष्य गढ़ रहा होता है। यही फर्क है नतीजों और इरादों का। अच्छाई तब तक व्यर्थ है जब तक वो परिणाम ना पैदा करे, और परिणाम अक्सर असुविधा के रास्ते से आते हैं। कठिन बातचीत, अस्वीकार, दूरी, सीमाएं, ये सब उस कीमत का हिस्सा है जो प्रभाव के लिए चुकानी पड़ती है। अब एक और कड़वी सच्चाई समझो, दुनिया नाइस लोगों से भरी है। नाइस लोग वे होते हैं जो संघर्ष से बचते हैं, जो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, जो सच्चाई को नरम बनाकर परोसते हैं। अच्छे लोग अलग होते हैं। अच्छे लोग वही करते हैं जो जरूरी है, ना कि वही जो लोकप्रिय है। नाइस लोग स्थिति बनाए रखते हैं। अच्छे लोग स्थिति बदलते हैं। यही कारण है कि बहुत से नाइस लोग अंत में कड़वे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सबके लिए किया
फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन असल में उन्होंने कभी अपनी ताकत नहीं बनाई, उन्होंने कभी खुद को प्राथमिकता नहीं दी। और बिना ताकत के अच्छाई सिर्फ बलिदान बन जाती है, प्रभाव नहीं। रणनीतिक अच्छाई यही समझाती है कि पहले टिकना जरूरी है, फिर बदलना। अगर तुम खुद नहीं बचे तो तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर तुम खुद मजबूत नहीं हो तो तुम किसी को सहारा नहीं दे सकते। ये स्वार्थ नहीं है, ये अनुक्रम है। विरासत इसी से बनती है। विरासत अच्छे शब्दों से नहीं बनती, विरासत बनती है उन बदलावों से जो तुम्हारे बाद भी टिके रहें। और बदलाव वही लोग ला पाते हैं जो समय, ऊर्जा और संसाधनों की रक्षा करना जानते हैं। इतिहास के बड़े बदलाव हमेशा ऐसे लोगों ने किए जो हर किसी को पसंद नहीं थे। वे हर जगह नरम नहीं थे, वे हर समय उपलब्ध नहीं थे। वे जानते थे कि कहाँ झुकना है और कहाँ खड़े रहना है। वे समझते थे कि अच्छाई का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि ये चुनने की क्षमता है। एक पुरानी शक्ति प्रधान सोच में एक बात बार बार दोहराई जाती है, अगर तुम्हें प्यार और डर में से किसी एक को चुनना पड़े तो सम्मान चुनो। इसका मतलब क्रूर बनना नहीं है, इसका मतलब यह है कि बिना सम्मान के प्यार टिकता नहीं। लोग उस इंसान से जुड़े रहते हैं जो स्थिर और सक्षम हो, ना कि उस इंसान से जो हर समय खुद को त्याग दे। यही कारण है कि रणनीतिक अच्छाई में डर का नहीं, सीमा का उपयोग होता है। जब लोग जानते हैं कि तुम मना कर सकते हो, तभी वे तुम्हारी हाँ को महत्व देते हैं। जब लोग जानते हैं कि तुम हर समय उपलब्ध नहीं हो, तभी वे तुम्हारे समय की कदर करते हैं। अब इस पूरी श्रृंखला का अंतिम सार समझो। अच्छाई को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे नियंत्रित करने की जरूरत है, उसे बचाने की जरूरत है, ताकि वो सही समय पर सही जगह इस्तेमाल हो सके। बिना रणनीति की अच्छाई तुम्हें खत्म कर देगी, लेकिन रणनीति के साथ वही अच्छाई तुम्हें नेता बना सकती है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। भेड़, जो सिर्फ अच्छी होती है और कट जाती है। भेड़िया, जो ताकतवर होता है लेकिन भरोसे के लायक नहीं। और चरवाहा, जो ताकत भी रखता है और जिम्मेदारी भी। रणनीतिक अच्छाई तुम्हें चरवाहा बनाती है। तुम्हें अच्छाई और ताकत में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें क्रम चुनना पड़े तो पहले ताकत चुनो, क्योंकि ताकत तुम्हें वो क्षमता देती है कि तुम सबसे जरूरी क्षणों में अच्छाई चुन सको। कमजोरी तुम्हें शिकार बनाती है, भले ही तुम्हारे इरादे कितने ही शुद्ध क्यों ना हो। शक्ति तुम्हें विकल्प देती है, और विकल्प ही आजादी की असली परिभाषा है। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुराने रास्ते पर चलते रहोगे, जहां तुम बिना सीमा के देते रहोगे, बिना योजना के अच्छे बनते रहोगे और धीरे धीरे थकते जाओगे? या तुम उस रास्ते को चुनोगे जहां तुम सोचकर दयालु बनोगे, चुनकर मदद करोगे और टिकाऊ प्रभाव छोड़ोगे? इस पूरी श्रृंखला का यही अंतिम संदेश है। रणनीति के बिना अच्छाई सबसे खतरनाक जाल है, लेकिन रणनीति के साथ वही अच्छाई सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाती है। अगर इस 4 भागों की यात्रा ने तुम्हारी सोच को बदला है, अगर इसने तुम्हें खुद को नए तरीके से देखने पर मजबूर किया है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि इस श्रृंखला का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि वही हिस्सा शायद तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। याद रखो, दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है ऐसे लोगों की जो अच्छे रहते हुए भी कमजोर ना हो।